अच्छा हाँ, वो डाउट था ना आपको। हाँ, जो कल सॉल्यूशन कराया इसमें क्या दिक्कत है बताइए, कहाँ दिक्कत है? मैं सॉल्यूशन ओपन करता हूँ, एक मिनट। तो कल ये वाला क्वेश्चन बात करें ना आप। हम्म, ये हुआ है 14, तो आज ये हुआ था 20, ये था ना आपका, हाँ। ये क्वेश्चन की बात करें ना, ये क्वेश्चन था। दिस वाज द क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन था कि K+1 मशीन्स हैं, 0 to K लेवल्ड है मान लीजिए। एक मशीन को एट रैंडम सेलेक्ट किया, एक मशीन को पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, इन टोटल K+1 मशीन है, तो एक मशीन को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उस मशीन ने n प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, जिसको आपने सैंपल मतलब कलेक्ट कर लिया, सैंपल मतलब कलेक्ट कर लिया। तो एक मशीन पहले सेलेक्ट हुआ, उस मशीन ने n प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए। अब क्वेश्चन ये बताया कि जो n प्रोडक्ट जो आपने कलेक्ट किए थे वो सब डिफेक्टिव निकला, n के n प्रोडक्ट डिफेक्टिव था। तो क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि जो n+1 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जो मशीन, वो भी डिफेक्टिव होगा? तो जो n+1 प्रोडक्ट जो मशीन 1 मान लो है ना, जो भी मशीन आपने सेलेक्ट किया था, तो वो मशीन अगर n+1 प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करेगा वो भी डिफेक्टिव होगा। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन टू दैट एज k टेंस टू इन्फिनिटी, जहाँ k इन्फिनिटी हो गया, मतलब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मशीन्स हो गए, कहने का मतलब ये हो गया ना। k टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि पहले k मशीन्स था, बाद में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मशीन्स हो गए। ये क्वेश्चन है। सर हाँ, जैसे इसमें हमने एक मशीन सेलेक्ट करी है, ठीक है। तो के टेंड्स टू इंफिनिटी का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। ये तो बाद में, वो तो एंड में कह रहा है कि जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो एंड में k टेंस टू इन्फिनिटी लगाने हैं, वैसा प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद। अच्छा, मतलब फिर उसके बाद इनफाइनाइट मशीन्स का चेक करना हाँ, होगा। मतलब पहले आप k के टर्म में आंसर निकाल लो और एंड में k को इन्फिनिटी पे टेंड करा दो, तो क्या आंसर आएगा ये बताओ। पहले k करके ही आपको सॉल्व करना, आंसर आने के बाद k को इन्फिनिटी कर लेना है, ये है। यस। अब आप देखिए इसको, यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये तो हम एक बेसिक इंटीग्रल कैलकुलस में प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। तो ये होता है फॉर्मूला कि ऐसा होगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, या उसी को ऐसा लिखा कि ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, बस k की जगह यहाँ n कर दिया समझने के लिए। तो ये एक प्रॉपर्टी वहाँ यूज़ हो रहा है। अब ये था उसका सॉल्यूशन कि हमने ये कहा कि कोई एक मशीन आप सेलेक्ट करोगे, आपके पास K+1 मशीन है 0 से K तक का, तो कोई एक मशीन को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/K+1, है ना। ये है। अब इसमें थोड़ा नोटेशन का दिक्कत आ रहा था मुझे, क्या नोटेशन लूँ। तो जो मैंने डी नोटेशन लिए वो एक, हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आइटम की बात या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे डीएन है तो nth आइटम डिफेक्टिव और डीएन रिप्रेजेंट कर रहा है, dn+1 है, n+1th आइटम डिफेक्टिव, उसको जब d1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट आइटम इज डिफेक्टिव, D2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड आइटम इज डिफेक्टिव, D3 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड आइटम। लेकिन ई अलग नोटेशन में लिया है। E1 का मतलब पहला, E2 का मतलब पहला एंड दूसरा, टू, E3 मतलब 1 2 3, है ना, ऑल थ्री प्रोडक्ट। E4 लेता हूं तो ऑल फोर, En ले रहा हूं तो ऑल n, ये था। तो ये थोड़ा नोटेशन का दिक्कत आ रहा था, तो वैसा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो एक मशीन मुझे सेलेक्ट करना है, तो कोई भी एक मशीन सेलेक्ट करूंगा, टोटल m+1 मशीन है, तो 1/m+K+1 आ गया, टोटल K+1 मशीन था। अब उसके बाद क्या है कि D1 गिवन, एक पर्टिकुलर D1 एक एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी एक की, कि मान लीजिए आपने कि मशीन आई सेलेक्ट हुआ, आई कुछ भी हो सकता है 1 से K, 0 से K तक। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मशीन आपने सेलेक्ट कर लिया, तो वो मशीन पहला आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस करेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन कह रखा था कि कोई भी मशीन, ith मशीन जो है ना, क्या बोल रखा है, द ith मशीन डिफेक्टिव प्रोड्यूस करेगा विथ प्रोबेबिलिटी PI, मतलब I/K, ऐसा। तो तो जो ith मशीन हमने ये लिया कि मशीन ith एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी I/K है, ith मशीन। ठीक है। अब आगे मैंने En एक इवेंट लिया कि ऑल n प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En निकाल रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज करके। तो यहाँ हमने लिखा थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ Mi, मतलब ith मशीन को सिलेक्ट किया। अगर ith मशीन सेलेक्ट हुआ है तो Dn, तो Dn यहाँ लिखने में सारी गलती नहीं हुई, Dn मतलब nth प्रोडक्ट की बात करें ना, तो यहाँ भी En होगा एक्चुअली, मतलब n, मतलब यहाँ En है ना, तो यहाँ En होगा, तो यहाँ लिखने में गलती हुई है। ठीक है, तो इसको मैं इंपोर्ट करके ठीक कर देता हूँ। तो ये कल थोड़ा नोटेशन में दिक्कत आ रहा था ना, तो बाद में हमने उसको फिर ठीक कर रहा था मैं। तो यहाँ जो है नोटिस, ये जो आएगा दिस विल बी En,
क्योंकि यहाँ भी ई एन है, ठीक है। तो ई एन गिवन एम आई, मतलब अगर ith मशीन सेलेक्ट किया है तो जो n प्रोडक्ट्स हैं वो सब डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस पर लगा दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/k+1, इसकी प्रोबेबिलिटी i/k की पावर n। n क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट की i/m है ना, i/k है। तो दूसरे की i/k, तीसरे की i/k, n है ना, पावर n लगा दिया, सिंपल, n प्रोडक्ट्स हैं। तो अब इसको सॉल्व करना अभी मुश्किल है, मतलब आप कर सकते हो चाहो तो, इसको इधर ले आओ, फिर वो 1 की पावर है ना n चलता रहेगा भाई, चीज में सॉल्व नहीं किया हमने। अब यहाँ पे क्या है, ये हम निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ dn+1 गिवन en। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा हुआ है कि अगर पहला n प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ वो डिफेक्टिव है तो n+1th प्रोडक्ट, तो डी नोटेशन हम यूज करें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ई मतलब वहां तक का बात कर रहे हैं ना, तो dn प्लस मतलब n+1th प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर उससे पहले के n प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। तो हमने क्या किया, इंटरसेक्शन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, dn+1 इंटरसेक्शन den। तो en मतलब पहला n प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, dn+1 मतलब n+1th प्रोडक्ट। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दो तो क्या मतलब है कि शुरू से लेके n+1 टोटल n+1 प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे मैंने वापस यही वाला फॉर्मूला यूज किया, जैसे जैसे en की प्रोबेबिलिटी ये आई थी वैसे en+1 की सर क्या आएगी। हाँ, तो कंबाइन करने पे तो केवल dn+1 होगा ना? नहीं, मतलब ये कह रहा है कि n प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव है एंड n+1th भी डिफेक्टिव है, तो मतलब पहला से लेके n+1th सब डिफेक्टिव है, इसका ये मतलब हुआ ना। सर जैसे d जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पर्टिकुलर एक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि n प्लस n+1th वाले को, एक को, हाँ। और en जो है वो क्यूमुलेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है जितना भी नहीं, अभी तक। ये समझिए, जैसे ये पूरा है en और ये है dn+1। तो en कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा nth प्रोडक्ट सब डिफेक्टिव है, और dn+1 कह रहा है n+1th डिफेक्टिव है। तो ये दोनों मिल के ना, अच्छा यहाँ यूनियन ऐसा कह रहे हैं क्या आप, तो मतलब ना यूनियन और हो जाएगा, फिर एंड है यहाँ पे, तो मतलब फर्स्ट डिफेक्टिव एंड सेकंड डिफेक्टिव एंड थर्ड डिफेक्टिव एंड nth डिफेक्टिव, तो वो en पूरा मिला के बता रहा है। और अब हो गया एंड n+1 इज ऑल्सो डिफेक्टिव, तो ये मिलके en+1 हो गया एक्चुअली आप कहेंगे तो। और चूंकि मैंने en की प्रोबेबिलिटी निकाल रखा है पहले ही, en की प्रोबेबिलिटी आया हुआ है समेसन सर वन बट बाई, ये तो यूनियन हुआ ना, ये इंटरसेक्शन थोड़ी ना हुआ। वही समझना है, एक मिनट देखते हैं। तो 0 to k, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने en+1 इसको देखते हैं, k+1 i/k की पावर n+1, तो मुझे लगता है वही थोड़ा दिक्कत है नहीं, i/0 to k। तो मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ ना, आप सेट के अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे, हम लॉजिकली सोच रहे हैं कि दोनों में कॉमन तो ऐसे कुछ नहीं है, हम कहने का मतलब ये सोच रहे हैं कि एंड लगा रहे हैं बस बीच में, है ना, मतलब एंड ये भी हो रहा है एंड ये भी हो रहा है, ये तो होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि सर तो ए एंड बी फाई नहीं बोथ कर, आर हैपनिंग ना। मतलब फाई नहीं कर दे दोनों के बीच का, तो जीरो हो जाएगा हाँ, प्रोबेबिलिटी। वैसे आप देखेंगे तो आपको फाई लगेगा, जैसे मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स, लेकिन हम हाँ एलिमेंट्स नहीं देख रहे, ऐसे समझना आपको, जैसे ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है कि ए इज अकरिंग एज वेल एज बी इज अकरिंग, राइट। क्योंकि आपको इसके एलिमेंट्स नहीं पता, तो मैं समझाने के लिए ऐसा यूज कर रहा हूँ। इसके एलिमेंट्स, ए एन के एलिमेंट्स थोड़ी पता है आपको क्या है, वो तो एलिमेंट्स नहीं, तो लॉजिकली समझना है, इसका मतलब ये है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट्स बोथ ए एंड बी विल अकर। तो यहाँ मतलब dn+1 एंड en का मतलब है कि n+1th एंड n प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव। तो लॉजिकली आप समझेंगे तो इसका मतलब en+1 ही है, यही समझना क्वेश्चन का, वही मतलब है यहाँ पे। मतलब ऐसा अगर कोई सेट दिया होता तो आप इंटरसेक्शन निकालते, वो अलग चीज है। तो यहाँ मतलब ये है कि फर्स्ट n प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव एंड n+1th प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफेक्टिव, ये कहने का मतलब है। तो हम वैसे इंटरसेक्शन नहीं, जैसे सर सेट में दो सेट गिवन होता है तो सेट गिवन नहीं है, बट सर हमने अज्यूम तो कर लिया है ना कि पहले से कि en जो होगा वो 1 से मतलब n तक ही होगा। मतलब पहले n प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, हम ये तो हमने माने हैं। और सर dn का भी हमने माना ही है कि वो पर्टिकुलर nth n या जो भी होगा, मतलब dn होगा तो nth वाली मशीन होगी, या फिर n+1 होगा तो nth+1 वाली मशीन होगी। हाँ, तो सर फिर तो लॉजिकली तो मतलब ऐसे, मतलब अगर ये हमने मान के चला है तो फिर तो कुछ नहीं आएगा इंटरसेक्शन अगर। नहीं होगा तो en+1 ही, अब कैसे होगा ये अब जस्टिफाई करना आपको, है ना, कि
EN एंड DN प्लस वन, मतलब ये तो मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ आपको। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जैसे इवेंट ऑकर हो रहा है ना, तो आप ऐसे समझो कि EN मतलब फर्स्ट n प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव, एंड DN प्लस वन है कि n प्लस वन आर डिफेक्टिव। तो इंटरसेक्शन मतलब बोथ विल अकर, है ना, बोथ विल अकर साइमल्टेनियसली, काइंड ऑफ दिस। तो इसका मतलब यहाँ से आपको ये जस्टिफाई करना है एक्चुअली मेनली। तो यहाँ पे मतलब यही क्लियर हो रहा है कि ऑल n प्लस वन प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव। तभी मतलब ये क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है ना, उनका पर्पस भी यही है, ये कह रहा हूँ कि जैसे जिन्होंने क्वेश्चन जहाँ से मैं उठाया हूँ। सर तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसे एग्जाम में तो नहीं आए हैं अभी तक। तो ऐसे मैंने लिख दिया था कहीं से उठा के किताब में से। बट ऐसे एग्जाम में तो जैम गेट नेट में तो ऐसे नहीं आए, जैम गेट में तो सही नहीं है, नेट में कहीं मान लो आ भी सकता है ऐसे, तो जैम गेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए आएंगे। तो वैसा है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे मतलब वही है कि पहला n प्रोडक्ट डिफेक्टिव एंड n प्लस वन डिफेक्टिव, मतलब ऑल n प्लस वन प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव, ये मतलब हो गया। तो यहाँ से हमने ये यूज कर लिए, सिंप्लीफाई करके ये कैंसिल कर दिया, बाद में k हमने अपने मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन लिमिट जब भी लगाएंगे तो ये जो समेसन है वो, मतलब यही पर्पस है उनको जो क्वेश्चन बनाया उसका पर्पस ये पूछने का। तो इस तरह से है। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं, जैसे एग्जांपल के लिए चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ। E1 है कि फर्स्ट डाई सोज 6 एंड E2 है सेकेंड डाई सोज 6। अब बताइए E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। मतलब हमने एक डाई को दो बार थ्रो किया, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट डाई सोज 6 E1 है, एंड E2 बोल रहे हैं सेकेंड डाई सोज 6। तो आपके अकॉर्डिंग E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा? तो अब जो लॉजिक पहले लगा रहे थे वो यहाँ नहीं लगेगा आपका, यही लॉजिक लगेगा जो यहाँ यूज हुआ है। तो मतलब कॉन्टेक्स्ट में होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में काम हो रहा है। अब ऐसे सोचेगा अच्छा पहला डाइस तो अलग है दूसरा डाइस तो अलग है, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया, वैसे तो जैसे आप कह रहे थे। हाँ सर वही आ रहा है। वैसे होगा ही नहीं, एम्प्टी कैसे हो जाएगा। आपसे मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताइए, तो 1/6 बताएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताइए, तो आप 1/6 बताएंगे। मैं आपसे बोलूंगा E1 इंटरसेक्शन E2 बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ डाई सोज 6, ये मतलब हुआ इसका। तो इसका आंसर आएगा 1/36, एंड E1 एंड E2 आर, ठीक है ना, ऐसा होगा। हाँ अल्दाउ ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही लॉजिक यहाँ भी लग रहा है, आप समझिए, जो लॉजिक यहाँ लगाया हमने सेम लॉजिक वहां लग रहा है। तो अच्छा, हाँ ठीक है सर, समझ। ठीक है ना, हाँ तो यही वाला था यहाँ पे, इसका मतलब है ना, जैसे लिखा ना फर्स्ट डाइस सो 6 सेकेंड डाइस, यहाँ होगा कि बोथ डाइस तो 6। तो मतलब ये कॉन्टेक्स्ट पे है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर रहे हैं इंटरसेक्शन को, वैसा है। ओके सर, एक बार पीडीएफ भेज दोगे क्या? कल का आया नहीं था ग्रुप पर पीडीएफ। अच्छा एक मिनट, अच्छा PDF भेजा ना ग्रुप में, मैंने भूल गया होगा। सर ओके, वो अपलोड भी नहीं हुआ था साइट पे। अच्छा ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं, अच्छा PDF मैंने भेजा भी ना, PDF उसने डाले भी नहीं वहाँ पे ऐप पे। तो ग्रुप में लिख दिया करो, जब भी ऐसा हो ना तो ग्रुप में लिख दिया करो, वो टीम कर देगी, है ना। तो अभी वो एक्चुअली एग्जाम देने गया हुआ है जो स्टाफ है, लेकिन वो जहाँ है वहाँ से कर देता है वो, है ना, ये है। ठीक है। तो आप ग्रुप में लिख दोगे तो वो कर देगा, ऐसा है। तो इसका मैं क्वेश्चन भी इंपोर्ट कर देता हूँ ताकि किसी को लगे क्वेश्चन क्या था। अच्छा ये मैंने वो सेव नहीं किया क्या, एक मिनट। तो इसका क्वेश्चन भी इंपोर्ट कर देते ना, सही रहेगा। ठीक है, इसको तो आज तो 16-17 नंबर। ओके जी, और कुछ है किसी को पूछने के लिए? तो कुछ पूछने का है तो बताओ, नहीं तो यहीं स्टॉप करते हैं।